यूँ तो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी क़ुव्वत है और तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, मगर इस तरक्की में खासा तज़ाद देखने को मिलता है। कुछ शहर तो दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों का मुकाबला करते हैं, मगर इस पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। ऐसा ही एक पसमानदा इलाका पाकिस्तान के ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। दरिया सतलुज के पार ये इलाका इंडियन बॉर्डर के साथ 12 किलोमीटर की लंबी पट्टी पर महीद है। अच्छा, आबादी कितनी है यहाँ की? मतलब अब इस गांव में टोटल कितने लोग? इस गांव में जो है तकरीबन 10-12 घर हैं। 10-12 घर। और कितने लोग? तकरीबन 100-150 के करीब होंगे लोग। 100-150? हाँ, तो 100 तो तकरीबन होंगे ना। छोटे बच्चे सारे जो बड़े हैं ये इसमें हो जाएंगे तकरीबन इतने। अच्छा, और ओवरऑल जो आबादी कितनी है इस एरिया के पार से दूसरी तरफ? यार यहाँ पे काफ़ी एरिया है, तकरीबन ये मेरे ख्याल कोई 5 किलोमीटर से प्लस हो जाएगा। 5 किलोमीटर की पट्टी है। हाँ, तकरीबन इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। कितने को लोग रहते हैं? काफ़ी यहाँ पे लोगों की जो रहायश है ना वो काफ़ी है। तकरीबन यहाँ पे कोई 3-4 हज़ार की आबादी हो जाएगी मेरे हिसाब से इस 4-5 किलोमीटर के एरिए में। और जाने के लिए, आने के लिए, हर काम के लिए वही रास्ता? वही एक ही रास्ता जहाँ से अभी आप क्रॉस करते हैं। तो किस तरह से क्रॉस करते हैं? और यहाँ से फसल वगैरह लेके जाना हो तो उसे किस तरह से लेके जाते हैं? यहाँ से अभी हम जो हार्वेस्टिंग होती है ना उसके बाद जो आड़ती हजरात आते हैं यहाँ से वो फसल हमसे कलेक्ट करते हैं और जिस रास्ते से अभी आपने दरिया क्रॉस किया है उस रास्ते से फिर लेके जाते हैं दूसरी साइड पे और मंडी वगैरह में हम पहुँचते हैं जहाँ पे सेल होती। तो उसमें कोई मसला मसाइल नहीं होता कि यार मसाइल तो काफ़ी है ना, मसाइल तो काफ़ी है ना। अभी ऐसा नहीं होता कि इतनी दूर गंदम जाती है और सारे जो खर्चे निकाल के उसके कीमत कम हो जाती है? हो जाती है, काफ़ी हो जाती है। जो क्यों होती है? जो लोग हैं ना रोड पे उनकी निस्बत हमारा यहाँ पे तकरीबन 100 प्लस है ना, जो रेट कम होता है यहाँ पे। 100 रुपया एक बोरी का कम होता है? नहीं, 40 kg तकरीबन एक मन का। हाँ, तो उस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान तो होता है, साफ ज़ाहिर है। फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारी रास्ता नहीं है, जिस वजह से हमें भी फिर उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। क्या हाल क्या है आपकी नज़र में? किस तरह से कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को? हाल तो बुरा है ना मेरे भाई यहाँ पे। तो किस तरह से हल क्या निकाला जा सकता है? क्या किया जाए? यहाँ पे हमें रास्ता मिल जाए ना तो ये बेस्ट हो सकता है। रास्ते में हमें जो ये हमारी है आने जाने की या कि आमदोरफ्त की जो प्रॉब्लम है ये कम हो सकती है। बाकी तो और भी मसाइल हैं यहाँ पे। और कौन कौन से मसाइल हैं? क्या मसला मेजर मसला क्या है आपकी नज़र में? मेजर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? जो सेहत के रिलेटेड है ना सिस्टम, वो बहुत बुरा है। यहाँ का जो नीचे का पानी है वो बहुत गंदा है पीने के लिए, तो काफ़ी सेहत के लिए नुकसान देता है। अगर हम इसे तजर्बे के तौर पे एक गिलास को उबाल लेना तो उसमें गिलास का तकरीबन चौथा हिस्सा है ना जो वो नीचे उसकी गार वगैरह पड़ी होती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और गुर्दों पे तो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है ये। उसमें जो गुर्दे वगैरह हैं ये फेल हो सकते हैं और ये गुर्दे हैं जो इंसानी बॉडी का एक मेन सिस्टम है। तो उस गंदे पानी को लेके आप जिस बंदे को वोट डालते हो उसके पास नहीं कभी लेके गए कि ये पानी है, ये आप भी पी के दिखाओ जो हम पीते हैं? अभी फिर वही वाली बात आ गई कि इन लोगों में कुछ सेंस नहीं है। ये नॉन एजुकेटेड लोग हैं, ये अपना हक नहीं मांग सकते। इन लोगों में से आप दूसरे नंबर पे तलीम का यहाँ पे बहुत बड़ा बहरान है। कोई स्कूल है पूरे एरिया में तकरीबन वो एक साइड पे है और पूरा एरिया एक साइड पे है, और जो है स्कूल वो भी पैफ के थ्रू चलता है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। और यहाँ पे तकरीबन जितने बच्चे सारे 100% कोई कहे तो कवर नहीं होते यहाँ पे। तकरीबन 20% आप कह लें कि कवर हो जाते हैं, बाकी 80% फिर भी उनको तलीम का जो ज़रिया है ना वो मुयस्सर नहीं होता। अच्छा, स्कूल में सहूलियत हैं? स्कूल में सहूलियत है? हाँ, स्कूल में तकरीबन सहूलियत हैं। अच्छा, बकौल आपके कि आप जो है ना ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कहाँ मसला है? जी जी। तो आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और ये लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते, आपने क्या किया? मतलब किस तरह से आवाज़ उठाई है? कोई कोशिश की हो कि मैं ये करूँ और इस तरह से जो है ना इन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है? मेरी तो कोशिश ये है ना कि इन लोगों का अवेयरनेस आ जाए। मैंने काफ़ी मरतबा कहा है कि हमारे ये मसाइल हैं, हम इकट्ठे हो जाएं और अपने जो पॉलिटिशियन हैं उनसे बात करें, मगर नहीं, इन लोगों में ये हिम्मत ही नहीं है ये खड़े हो जाएं यहाँ पे।
किसी से ये बात कर सके कि हमारे ये मसला है यार, ये आप हमारे हल कर दें। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का हिस्सा होने के बावजूद इस इलाके को पाकिस्तान से मिलाने के लिए कोई ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं। यहाँ आने जाने का वाहिद ज़रिया कश्ती है। यहाँ के लोग न सिर्फ अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कश्ती का सफ़र करते हैं, बल्कि अब जानवरों और मोटर गाड़ियों को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कश्ती का सहारा लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन्हें हर वक्त कश्ती और मलाह दस्तयाब हों। बाज़ औक़ात इन्हें दरिया अबूर करने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। दरिया पार करने के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। रास्ते के नाम पर एक सहराई पट्टी मौजूद है जो हर वक्त रेत की सेज से सजी रहती है, चाहे जानवर हों या इंसान या फिर मोटर गाड़ियाँ। सभी को इस दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करते हैं। कोई सहूलत नहीं है जी। तुसी राह वेखते ही आए न, राह हुण दस्सण दी केड़ी लोड़ है। ये दरिया दा एरिया, इत्थे कोई सवारक जा पा दरिया दा रब्बू खत्म हो गया तो इत्थे पै जांदा अगुआ कोई सड़क मंग पिन लैंदे, पर वो हुण ठक्कर गया तो उम्मीद को नहीं हो जो मंजूर वट्टू ही भलो देवे सानू। इन्हां दा कर्म वाले देनी की। बच्चा बीमार हो जावे तो या बसीरपुर ते या मंडी अहमदाबाद ते जे कोई डंगर होवन वो भी साढ़े को सहूलता तो इन्हें कोई भी को नहीं। सिर्फ नाम रफ़ाकत अली है, मैं यहाँ पे स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र हूँ और ये BH रोहिला तेजगम फैसिलिटी है। अच्छा, ये उनका सबसे करीब तरीन यही जी। दरिया से पार से जो भी लोग आते हैं वो इधर से उनको मेडिसिन वगैरह मिलती है। क्रॉस द रिवर उनको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो उधर से मेडिसिन लें या कोई भी हेल्थ फैसिलिटी और नहीं है उधर। जितने भी वो तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर तक जो है ना रिवराइन एरिया है और कम से कम 1000 ख़ानदान है वहाँ पे जो इधर आता है, जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई पक्की सड़क नहीं है, रेतला इलाका है, दरिया कई जगह बोट भी है, कश्ती भी है, लेकिन इसके बावजूद कई नलियाँ हैं जो लोगों को पैदल क्रॉस करनी पड़ती है। वो कभी पानी छोटा होता है, कभी पानी बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी, ये एंट्री गेट है। ये हमारा वेटिंग एरिया। जो पेशेंट आते हैं, ये मेल के लिए, मर्दों के लिए बैठने की जगह ये है। ये फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए, लेडीज़ के लिए ये। आगे इसके अलावा ये हमारा EPI रूम है। यहाँ पे ILR और वैक्सीन वगैरह यहाँ पे इस रूम में होती है। फील्ड का स्टाफ वो इधर बैठता है। ये एमओ रूम है, यहाँ पे एमओ बैठते हैं। और डिस्पेंसरी वगैरह। ये इमरजेंसी रूम है। इमरजेंसी रूम में कोई बेड्स वगैरह नहीं है, तो नज़र आ रही है जी। नहीं, ये डिस्पेंसरी है। ये हमारी डिस्पेंसरी है BH रोहिला तेजगम की। ये LHB रूम है। ये जनरल वार्ड है। यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है ओवरऑल, कितने मरीज एट अ टाइम यहाँ पे रह सकते हैं? यहाँ पे 2 बेड हैं तकरीबन, क्योंकि बस यहाँ पे इक्का दुक्का लोग आते हैं जो हम इमरजेंसी, जिनको ड्रिप वगैरह लगाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो सीरियस होते हैं उनको रेफ़र कर देते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ जी, बुनियादी मरकज़ है, तो इसलिए यहाँ पे। तो यहाँ पर बुनियादी मरकज़ में जितनी फैसिलिटीज़ हैं इनसे मुतमिन आप? जी, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं।
ये हमारा लेबर रूम है, यहाँ पे डिलीवरीज वगैरह आती हैं। नेट नहीं है। मेरा नाम मकसूद अहमद है। मैं यहाँ पे बतौर हेल्थ टेक्नीशियन, बतौर इंचार्ज SI 28 ईयर से काम कर रहा हूँ और इस हॉस्पिटल को चला रहा हूँ और यहाँ के रहने वाले लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। तो उनका रवैया बहुत सादा सा होता है। दूसरा वो उस वक्त ही आते हैं जब ज़्यादा बीमार होते हैं। छोटी मोटी तकलीफ़ को वो इग्नोर कर देते हैं या उसको बर्दाश्त करते हैं। इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हार्ड एरिया है, ट्रैवलिंग पैदल सफ़र करना होता है उन्होंने, या फिर कोई मोटरसाइकिल वगैरह पे मरीज़ को लाना होता है। जब मरीज़ ज़्यादा बीमार होता है उस वक्त वो इसको इधर लाते हैं, फिर हम उसको 2 या 3 या 4 दिन की दवाई देते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को कुछ थोड़ा बहुत अफाका हो जाए तो फिर वो दोबारा इधर नहीं आते। अगर कोई उसको टेस्ट वगैरह लिख के दे दें तो वो टेस्ट अव्वल तक करवाते नहीं हैं। अगर करवाएं उस वक्त करवाते हैं जब वो मरीज़ ठीक ना हो रहा हो, टेस्ट को वो इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए उनको उधर एक मेडिकल की फैसिलिटी की ज़रूरत है, दरिया के पार की। अगर उनको उधर फैसिलिटेट किया जाए ना तो फिर उधर बीमारियां भी कम हो जाएंगी। जब छोटी बीमारी होती है फिर उससे दूसरों को बीमारी लग जाती है, इस तरह से बीमारी फैलती है, ज़्यादा होती है। उन लोगों में आमतौर पे ये खांसी की बीमारियां, छाती की बीमारियां, गर्द की वजह से, क्योंकि उन्होंने सारा दिन काम गर्द में करना होता है, और ये अपना मोशन की बीमारियां, वॉमिटिंग की। इसके अलावा अगर वो चेक कराएं तो पता चलता है कि हेपाटाइटिस है कि नहीं है। उनमें से तकरीबन 2 और 3% लोग अगर उनको कहें तो वो हेपाटाइटिस चेक करवाते हैं। फिर उसमें पता लगता है किसी एक आध को निकल आता है, लेकिन अक्सर लोग टेस्ट को इग्नोर कर जाते हैं, चेक करवाते ही नहीं हैं। वो लोग ज़्यादा इंजेक्शन पे इक्तफ़ा करते हैं, ओरल खाने पे इक्तफ़ा नहीं करते। वो कहते हैं कि इंजेक्शन लगेगा तो वो ट्रीटमेंट सही है, जब इंजेक्शन नहीं लगेगा तो ओरल ट्रीटमेंट खाने से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। बट उनके बकौल है, अगर वो ओरल मेडिसिन खाएं तो उनको ओरल से भी रिलीफ मिलता है, लेकिन वो ओरल मेडिसिन खाने से गुरेज करते हैं। इस तरह से अगर पेशेंट अगर रात को सीरियस हो जाता है ना तो फिर उनको रात को कश्ती भी नहीं मिलती, मला भी नहीं मिलता, वो उनको ख़ुद अरेंज करना पड़ता है। बाज़ का तो वो अगर ज़्यादा सीरियस हो तो वो चल बसता है, लेकिन उसके लिए वो सोर्स तलाश कर लेते हैं, उधर से कोई बैलगाड़ी या मतलब कोई मोटरसाइकिल वगैरह पे ले आते हैं। आगे फिर दरिया के साथ वो टैक्सी मंगा लेते हैं, टैक्सी पे आगे फिर वो उसको बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं। लेकिन ये उस वक्त करते हैं जब मरीज़ बिल्कुल वो चारपाई पे लेट जाता है। एक तो उनको वहाँ पे फ़र्स्ट एड की फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो बग़ैर वक्त ज़ाया किए वो मेडिसिन से फैसिलिटेट हो सकें। दूसरा, वो लोग काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, सेहत को तरजीह नहीं देते। वो चाहते हैं कि ये काम कर लें, सेहत तो ठीक है चलो हो ही जाएगी, तो इसलिए उनमें कुव्वत मदाफ़ियत भी बड़ी होती है, चीज़ को बर्दाश्त करके, तकलीफ़ को बर्दाश्त करके। तो एक तो उधर अपना कोई उनके लिए फैसिलिटेट कोई हेल्थ फैसिलिटी मुहैया की जाए ताकि जहाँ से वो जल्दी अपने आप को चेक करवा सके बगैर वक्त ज़ाया किए। दूसरा, वहाँ पे कुछ साफ़ पानी का बंदोबस्त किया जाए। पानी भी
वैसे तो वहाँ पे हैंडपम्प का भी और डोंकी पंप का पानी आता है, लेकिन वो फिर इतना साफ़ नहीं होता जितना कि फ़िल्टर का पानी होता है। तो इससे उनकी ना अपना सेहत अच्छी हो सकती है। वैसे वो उनकी सेहत फिज़िकली बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा करते हैं। प्रेग्नेंट वूमेन के विज़िट होने चाहिए 4 एंटीनेटल, लेकिन उनके पास कोई मतलब कि आने का कोई वसाइल नहीं होते, जिसकी वजह से वो इधर पहुंच नहीं पाती, तो उनके टीटी के इंजेक्शन भी नहीं लगवाते और वो सिर्फ एट ए डिलीवरी आती हैं इधर, और वो भी मुश्किल इधर वो पहुंचती हैं। ये भी बात है कि उनमें शौर नहीं है। और दूसरा ये कि उनके ना मतलब उधर आने के मसले हैं, उनके पास कोई सवारी नहीं होती, आने के लिए फैसिलिटी नहीं है कोई इधर। अगर डिलीवरी के लिए भी आना होता है तो वो सुबह से घर से निकलती हैं और इधर वो जब हमारा टाइम है इधर 2 बजे तक वो 2 बजे तक पहुंचती हैं। अगर वो एंटीनेटल के लिए भी आए तो वो 2 बजे तक पहुंचती हैं। वैसे तो 24/7 ही है डिलीवरी टाइम, तो चाहे वो रात में भी आए, लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना, वो जब डिलीवरी के लिए आते हैं तो रास्ते में ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो कई बार डेथ भी हो जाती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, PPH हो जाता है, ब्लीडिंग की वजह से औरत की भी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से उनको आने जाने की फैसिलिटी नहीं है, तो रास्ते में वो जब कश्ती में सवार होती हैं तो इतना टाइम लग जाता है कि पेन स्टार्ट हो और बच्चा डिलीवर हो जाता है। ये इस इलाके का वाहिद स्कूल है जहाँ 5वीं जमात तक के बच्चों को तालीम दी जाती है। का ताल्लुक है तो मैंने ऐसी तालीम हासिल की कि पहले जो मेरे मामू थे, मैंने प्राइमरी की तालीम वहाँ तक, जो प्राइमरी की मेरी तालीम थी मैंने उनके पास रह के हासिल की। उसके बाद मैं जब अपने घर आया तो यहाँ पे दरिया सतलुज का जो क्रॉस का मसला था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। जब मैं सर्दियों में यहाँ पे तालीम हासिल करने जाता था तो तकरीबन 5 फुट का जो पानी है, ये मैं सर्दियों में जब लोग ठठ रहे होते ना, तो मैं वहाँ से पैदल क्रॉस करता था दरिया और आगे जाके कश्ती पे क्रॉस करता था। फिर मैं जाके स्कूल पहुँचता था। जब स्कूल पहुँचता था तो उस वक्त लेट हो चुकी होती थी। जो मेरे टीचर हजरात थे वो मुझे सज़ा भी देते थे और कहते थे कि आपने अगर पढ़ना है तो यहाँ पे रहाइश कर लें। बहरहाल मैं क्या कर सकता था, जबकि मेरी रहाइश अठाड़ वाली साइड पे थी और दरिया क्रॉस करना तो मेरी मजबूरी था। ये सिस्टम तसलसल से चलता रहा। फिर मैंने तकरीबन 2002 में मैट्रिक कर ली। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। जो मेरे लोग, कुछ रहाइश वाले जो लोग थे, वो मुझे डिसाइड करते थे कि छोड़ो, आपने पढ़ के क्या लेना है, यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपको करना तो ये काम ही करना पड़ेगा। फिर मैंने तकरीबन उनकी बात मानी और मैंने छोड़ दिया पढ़ना। फिर जब दोस्तों से मिलता था वो कहते थे चल यार पढ़ ले थोड़ा सा और। उसके बाद मैंने तकरीबन 2006 में या कि 2008 में FA किया। FA करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। काफ़ी सालों से फिर मैं जो था वो डिस्कनेक्ट रहा इस सिस्टम से, और अब तकरीबन मेरा BA कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो आने जाने का जो सिस्टम था ना, ये बहुत डिसहार्ड था, जिस वजह से ये सारा सिस्टम हुआ। और वैसे लोगों में भी अवेयरनेस नहीं थी। यहाँ पे तालीम का सिस्टम लाजमन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं ना जो ये नॉनसेंस हैं, अगर इनमें कुछ सेंस हो या ये पढ़े लिखे लोग हों तो फिर तो इनमें एहसास कमतरी की नाम की कुछ चीज़ आए। ये सिस्टम ही नहीं है इन लोगों में। ये सोचेंगे क्या? इनकी यहाँ पे 7 पुश्तें गुजर चुकी हैं, तो कैसे सोच लेंगे ये लोग भी। ये यहाँ पे मुझे एक पंजाबी की मिसाल नज़र आ रही। कहते हैं कि एक मेंढक गिर गया किसी कुएं में, ऊपर से एक और गया। उसने पूछा उससे, भाई आपका यहाँ पे कैसे गुजारा होता है? यार यहाँ से बढ़कर भी कोई पानी है? जो पहले वाला मेंढक था उसने कहा, ये सवाल किया ना कि जो ऊपर वाला था उससे, कि यहाँ से भी ज़्यादा पानी। उसने कहा कहीं अल्लाह करे कि हम यहाँ से निकलें और आपको दिखाएं कि दुनिया क्या चीज़ है, कितनी रंगीन है ये दुनिया। इन लोगों का यही सिस्टम है। ये एक कुएं में रहते हैं। अगर ऊपर से कोई आके इन्हें कहे भी कि ये सिस्टम सही नहीं है तो फिर ये मानते कब हैं?